अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वार रूम में मां आया जो मेज़बान वहीद राजपर ईरान में जंग जेकी शुरू थी आहे। पूरो जेको मिडल ईस्ट जो खितो आहे उहो केतिरनि ई सालनि खां हिन वक़्तु उहो डिस्टर्ब आहे। हिन वक़्तु जेकी ईरान जी सूरत हाल आहे उन में इसराइल अमेरिका जी जंग आहे, उन खां पोइ जी सूरत हाल ते जेका ॻाल्हि ॿोल कंदासीं असां सां हिन वक़्तु जेको तजिया निगार अवैस तोइट साहब आहिनि। ख़ुसूसी तौर ते इराक जंग बि पाण कवर कई अथऊं। मिडल ईस्ट में जेको आहे हुन ते गहरी नज़र रखनि पिया ऐं सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि तजिया निगार। अॼु पूरे ईरान जी जेकी सूरत हाल आहे, जेकी जंग 3 हफ़्तनि खां जेकी सूरत हाल आहे उन ते को अञा ताईं नतीजो न निकिरी सघियो आहे। ईरान जेकी जंग आहे इसराइल अमेरिका ईरान ते जेको हमिलो कयो आहे उन खां पोइ 3 हफ़्ता थी विया आहिनि। सदर ट्रंप बि चयो त हिकु हफ़्ते अंदरि जेको आहे हीअ जंग ख़तमु थींदी, पर 3 हफ़्ता थिया आहिनि। पूरो खितो तवानाई जो बहरान जेको आहे ख़ुसूसी तौर ते ॾखिण एशिया खंड जेको आहे उहो इन वक़्तु तवानाई जे उन में बहरान खे मुंहुं ॾिए पियो। पूरी इन सूरत हाल ते जेकी मिडल ईस्ट जी सूरत हाल आहे, जंग जेकी नई शुरू थी आहे उहा केतिरो अर्सो जारी रहंदी, उन ते असां जेको आहे अवैस तोइर साहब असां सां गॾु आहे। अवैस साहब, ये क्या देख रहे हैं सर, मिडिल ईस्ट की जो पूरी सूरत हाल है आज, जो सिक्योरिटी चीफ हैं ईरान के अली लारेजानी साहब, वो भी उनकी भी शहादत हुई है। अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है। इससे पहले आयतुल्लाह खामनाई साहब की जो है शहादत भी हुई। जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं 2 दिन पहले। आज जो अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है अली लारेजानी साहब का, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, अली लारेजानी जो थे वो एक बहुत काबिल आदमी, एक स्कॉलर थे, फ़िलासफ़र थे। और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनकी जो पूरी जो डॉक्टरल थीसिस थी वो थी बहुत मशहूर जर्मन जो फ़िलासफ़र थे और मैथमेटिशियन इमैनुअल कांट, उस पर उनका काम था। और कई उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं अली लारेजानी। जो मगरिब के अंदर एक परसेप्शन है ना कि ये सारे मौलवी हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अली लारेजानी जो है वो एक बहुत ही काबिल आदमी थे। उनके कई तसानीफ़ हैं और कई उनके पेपर्स एकेडमिक छपे हुए हैं। और नजफ़ में इनकी पैदाइश हुई और ये रेवोल्यूशन के साथ जो है वो नौजवानी से ही इमाम ख़ुमैनी जो फाउंडिंग फादर थे इस्लामिक रेवोल्यूशन के, उनके साथ ये जुड़ गए। और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली इनकी है। इनके भाई जो हैं वो भी आयतुल्लाह सादिक जो साहब हैं, वो इस वक्त बहुत बड़े जूरिस्ट हैं ईरान के अंदर। ख़ुद इन्होंने पीएचडी किया हुआ अली लारेजानी। और गुज़िश्ता रात को ये अपनी बेटी के घर पे इनके अपने नाइब के साथ, अपने बेटे के साथ इनको शहीद किया। और ये नाज़रीन ने देखा होगा वो तस्वीर वहीद के ये किस तरह अल-कुद्स रैली के अंदर लीड कर रहे थे। और मानना यह है कि उसके बाद से ही इनकी पे इंटेलिजेंस शुरू हो गई थी। और कुछ लोग तो मार्क कर रहे हैं कि उस रैली के अंदर कहीं इजराइल के एजेंट होंगे, मोसाद के एजेंट, जिन्होंने ये ख़बर दी और किस तरीके से उनको शहीद किया गया। और 28 फरवरी को जब ये जंग शुरू हुई उस रोज़ अली खामनेई साहब जो थे सुप्रीम लीडर, उनको शहीद किया गया था। तो ये जो नंबर 2 इनकी नंबर 2 की हैसियत थी लारेजानी साहब की, एक बड़ा वैक्यूम तो होगा। इन्होंने न्यूक्लियर जो टॉक्स थी उसमें भी चीफ नेगोशिएटर रहे 2005 वगैरह में, सदारती इंतखाबात भी लड़े और 10-12 साल जो है ये उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर रहे हैं। तो एक बड़ी तवील इनकी जद्दोजहद ये ज़िंदगी है। और ये सियासी आदमी और साथ साथ में ये डिफेंस जितनी भी स्ट्रेटजीज़ थी उसकी भी कोऑर्डिनेशन थी, तो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी। लेकिन क्या ईरान का जो सियासी निज़ाम है या जो उनका डिफेंस का निज़ाम है, क्या वो इतना कमज़ोर है कि किसी इंडिविजुअल्स की शहादत से या उनकी एलिमिनेशन से वो ख़त्म हो जाएगा? उस पर बहुत अच्छी रोशनी डाली है अब्बास राक्ची साहब ने, जो फॉरेन मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि एक वैक्यूम होता है, इंडिविजुअल्स मैटर करते हैं,
लेकिन शायद अमेरिका और इसराइल नहीं समझ पा रहे ये अब तक कि इंडिविजुअल्स को एलिमिनेट करके वो अपने कोई अज़ाइम पूरे कर लेंगे। हमारा सिस्टम इंटैक्ट है, और वो सिस्टम जो इंटैक्ट है वो एक उस पर एक बहुत बड़ा है कि किस तरीके से ईरान जो लग रहा था कि बहुत कमज़ोर मुल्क है, वो अब तक जवाब दे रहा है अमेरिका और इजराइल की एक बहुत पावरफुल मिलिट्रीज़ को। तो मुझे लगता है कि अली लारिजानी से एक वैक्यूम तो बिल्कुल है, और मगरिब में तो ये कह रहे हैं कि हर वो शख्स जो मगरबी ताकतों के साथ या अमेरिका के साथ बात कर सकता था, इतना उसके अंदर डेप्थ थी, इतना सॉफ्टनेस थी उसमें, उसको इजराइल जानबूझ के एलिमिनेट कर रहा है ताकि अमेरिका इस जंग में रहे। तो काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। मुझे अली लारिजानी, उससे पहले आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई साहब को शहीद किया था, और फिर उनकी जगह उनके साहबजादे मुश्तबा ख़ामेनेई आए हैं, और मुश्तबा ख़ामेनेई ने तो ये सीधा सीधा पैगाम दिया है कि ईरान को इस वक्त न सीज़ फायर की ज़रूरत है, न अमन की ज़रूरत है, और वो इस जंग को लड़ना चाहते। तो मुझे लगता है वहीद, आप सवाल कोई अगर पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन ईरान जो है वो इस वक्त एक फैसला कुन जंग लड़ रहा है। अच्छा अवैध साहब, दूसरे ये मामला ये भी हैं कि ईरान में जो सदर ट्रंप ने कहा रजीम चेंज, जैसे हम अटैक करेंगे रजीम चेंज उनका प्लान था, वो प्लान तो नाकाम हो गया। अब ईरान में या मिडिल ईस्ट में जो इसराइल अमेरिका के जो अज़ाइम हैं, इस पे आप बात करें तो इस पे जो है वो क्या होगा? नहीं भाई, देखिए कि अमेरिका का तो, डोनाल्ड ट्रंप का तो सबसे पहले एक ये था कि जब वो आए थे अपने इस दौर के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि मैं नोबेल पीस प्राइज़ जीतूंगा, मैं अमन का ख्वाह हूँ, और अमेरिका जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो ख़र्च नहीं करेगी, गैर मुल्की जो जंगें हैं वो नहीं लड़ेगी। और उन्होंने बाइडन को, जो से पहले जो सदर थे अमेरिका के, उनको बहुत आड़े हाथों लिया था। उन्होंने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत आड़े हाथों लिया था कि भाई आपने अफ़गानिस्तान और इराक़ के अंदर और फिर यूक्रेन की जंग के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, और मैं वो सारे पैसे भी लेकर आऊँगा और मैं वहाँ पे अमन कायम करूँगा। तो सबसे पहले तो वही नफ़ी हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो नहीं कह रहे थे कि गैर मुल्की जंगें नहीं लड़ेंगे, वो इस जंग के अंदर कूद पड़े हैं, और इस जंग के अंदर कूद पड़े हैं। तो क्या कहावत ये है कि आप जंग शुरू तो करते हैं लेकिन ख़त्म करना आपके हाथ में नहीं होता। और ये एग्ज़िट जो है, मुझे नहीं लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इतनी आसानी से मिल जाएगी, या इजराइल उस एग्ज़िट को उनके लिए कोई रास्ता छोड़ेगा। तो इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर है। ख़ुद जब हम बात करें वही कि जो अमेरिका के जो नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड है जो केंट, उन्होंने कल रात को रेजिग्नेशन दिया है, और रेजिग्नेशन दिया है, इस्तीफ़ा, कि मैं ईरान जंग जो है उसकी वजह से मैं अपने जो मेरा शऊर है वो मुझे इसका इजाज़त नहीं देता। ये उनके अल्फाज हैं, और वो रिपब्लिकन हैं, और वो काफ़ी क्लोज़ ट्रंप के हैं। उन्होंने जो अपना इस्तीफ़ा दिया और डोनाल्ड ट्रंप को थमाया है वो इस्तीफ़ा, और कहा है उसके अंदर कि मेरा ज़मीर मुझे इसकी नहीं देता, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई भी हमारी अमरीकी नेशन या कौम को कोई ख़तरा लाक नहीं है। और दूसरा उन्होंने जो ख़ास तौर पे बात की है, उन्होंने ये मेरे ख्याल में बहुत कम इतने हाई लेवल के ऑफिशियल्स रेजिग्नेशन देते हुए ऐसी बात करें कि इजराइल की जंग अमेरिका लड़ रहा है, और इजरायली लॉबी के प्रेशर की वजह से जंग लड़ रहा है। और उसके बाद आप ये देखें कि अभी तो कुछ घंटे गुजरे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के अंदर आ गए हैं, और ये जंग एक अमूमी ख्याल यही है कि ये जंग ईरान के साथ जो लड़ रहे हैं अमेरिका, वो इजराइल की जंग लड़ रहे हैं अमेरिका। साथ में उनके अज़ाइम क्या थे, देखें, शिफ्ट चेंज कर, गोल पोस्ट कैसे शिफ्ट करें। पहले उन्होंने कहा रजीम चेंज, उन्होंने कहा अली ख़ामेनेई को, इन्होंने समझा था कि ये वेनेज़ुएला की तरह मुल्क है, कि वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को आपने देखा होगा कि उनको लेकर आए उनको, और उसके बाद न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया। इस तरह ये जाएंगे, और सुप्रीम लीडर ईरान के जो अली ख़ामेनेई,
उनको ये शहीद करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे लोग खड़े हो जाएंगे और वो लोग जो है वो रजीम के ख़िलाफ़ हो जाएंगे और रजीम चेंज हो जाएगी। ये वेनेजुएला का फार्मूला यहाँ पे अपना रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि इनको ये अंदाज़ा नहीं है, इतनी इन्होंने जंगें लड़ी हैं और इतना ही तबाहियाँ की हैं मुस्लिम दुनिया के अंदर कि ईरान के अंदर अवाम जो हैं, इवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं रजीम के साथ, और हुए भी हैं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं। मासा अमीनी जो कुर्द ईरानियन लड़की थी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तहवील में हलाक हुई थी। जी अवैध साहब, ये अब देखें ना पूरी आपने ये बात करें तो न्यूयॉर्क में भी हुए, मुजाहरे भी हुए, पूरे जो अमेरिका में इस वक्त जो है ना इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त सख्त क्राइसिस प्रेशर है। तो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है मिडिल ईस्ट की, तो हम बात करेंगे नेटो पे भी जो है सदर ट्रंप बड़े नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि मेरा साथ नहीं दिया, मैंने कहा कि आ जाएं हमारे साथ, जहाज भेजें। अभी नेटो का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए अभी तो हम एक आपने बिल्कुल अलग से वो चेंज किया है, लेकिन इसको हम उसके तनाज़े के साथ मिलाते हैं। भाई नेटो के साथ डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी 2016 में जब आए थे, पहली टर्म थी जब से है, और वो ये कह रहे थे कि हम 60% से ज़्यादा जो इसका दिफाई बजट है वो अमेरिका पूरी करता है, और उसके तो हम ये क्यों कर रहे हैं। नेटो को उन्होंने आड़े हाथ नहीं थे। और जैसे ही अब ये दूसरी टर्म में आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा कि सारी यूरोपीय ममालिक से, नेटो के मेम्बरान से, कि आप अपना दिफाई बजट बढ़ाएं, हम आपकी सिक्योरिटी अपने कंधों पे नहीं लेके जा सकते। तो यूरोपीय ममालिक को बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूक्रेन की जंग हुई, और आपको पता है कि यूरोप के अंदर ये जो दूसरी जंग अजीम थी उसके बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ये उनके अपने आंगन में जंग लड़ी जा रही थी। तो यूरोपीय बहुत परेशान थे और वो अमेरिका के आलेकार भी बने। बाइडन कहता था यूक्रेन की आज़ादी चाहिए, रशिया के ख़िलाफ़ बस रशिया को शिकस्त देनी है। डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने बिल्कुल बिसात बदल दी, उसने ज़ेलेंस्की को बिठाया, आपके देखा होगा वो वीडियो, किस तरीके से उन्हें हतक का निशाना बनाया, ह्यूमिलिएट किया और कहा कि जी हम आपकी मदद ख़त्म करेंगे, ये जंग लपेटनी चाहिए। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ एक खिंचाव चल रहा था, हालांकि वो इनका माउथ पीस बने हुए हैं बहुत अरसे से, दिहाइयों से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। अब ये हुआ कि अबनाए हुर्मुस या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस, जहाँ से दुनिया की 20% जो ऑयल की तरसील होती है, ये ईरान, जो गल्फ़ पर्शियन गल्फ़ है वहाँ पे ये अबनाए हुर्मुस यहाँ से तरसील होती है, उसको ईरान ने चोक कर दिया, ईरान ने बंद कर दिया। अली ख़ामेनी की शहादत के बाद और जिस तरह इजराइल और जंग ने नंगी जारियत की है, उन्होंने कहा ये हम बंद कर रहे हैं और सिर्फ लिमिटेड जहाज़ों को साथ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ईगो इशू भी बनाया हुआ है और ये चाहते हैं कि कहीं ये ना हो कि सारी मार्केट जो है वो क्रैश ना कर जाए दुनिया की। अगर ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी, फिर फूड प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी और उसका असर बाद में अमेरिका, जो बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, वहाँ पर आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा कि आप सारे अपने अपने शिप्स निकालें, जंगी जहाज़ निकालें और बस अबनाए हुर्मुस को आप जो है खुलवाने में मदद दें अमेरिका की। उस पर फ्रांस ने कहा ये हमारी जंग नहीं है, यूके ने मना किया, यूरोपियन कंट्रीज़ ने उस पर मना किया। तो जो आपका सवाल है नेटो का मुस्तकबिल, नेटो का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही ब्लीक, और नेटो की जो के साथ बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरी तरफ है। तो बिल्कुल यूरोपियन अब इस बात पे कर रहे हैं कि उनको अपनी सिक्योरिटी खुद किस तरीके से करनी है। तो नेटो का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्लीक नज़र आ रहा है और उसकी रीजंस ये बहुत सारी हैं। अच्छा, इस पे भी वैसा बात करेंगे कि ईरान पे अटैक हुआ, ईरान समझेंगे रशिया का इत्तेहादी भी था, जो ड्रोन थे ईरान दे रहा था यूक्रेन में, रूस में इस्तेमाल किए ईरानी जो ड्रोन थे, मिसाइल थे। अब इस वक्त जो है ये जो बात कस हो रही है कि रशिया और चाइना खामोश है, क्या रीज़न्स हैं? नहीं देखिए, रशिया और चाइना खामोश, रशिया तो अपनी यूक्रेन की जंग में बहुत इन्वॉल्व है और रशिया की ज़ाहिर पे तो ऐसा नहीं है कि वो वेपन्स दे और सब कुछ कर दे, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल जारी है रशिया की तरफ से, लेकिन ओपन वो जंग में नहीं आना चाहते। दूसरी तरफ चाइना जो है, ये जो सेटेलाइट है जो ईरान का, उन्होंने जीपीएस से वो सेटेलाइट चेंज करके और चाइनीज़ सेटेलाइट पे शिफ्ट किया हुआ है पिछले साल से।
तो उसका मतलब ये है कि चाइना की तरफ से टेक्नोलॉजी की सपोर्ट है, और दूसरी तरफ से चाइना क्या कर रहा है कि बहुत सारे जो उनके कंप्यूटर के जो जीनियस है, वो जो वेबसाइट्स बनाते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, जिस तरह ठीक है, जिस तरह एआई है, तो वो अब उसको खोल देते हैं फ्री में, तो वो चाइना वो इस्तेमाल कर सकता है। तो उन पे चाइना पे ये भी इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि वो ईरान को कोई खुफिया मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद चाइना और रशिया की है, और चाइना के साथ इतनी है कि अपना हुरमुज़ से जो ऑयल की तरसील है उस पर ईरान की जो लीडरशिप है उसने कहा है कि हम डील जो करेंगे युआन में करेंगे, चाइना की करेंसी में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि डॉलर को नहीं करेंगे, युआन। तो इसका मतलब ये है कि चाइना के साथ उनकी इकनॉमिक जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि वो मिलिटरी लग जाएंगे। चाइना ने अपनी आखिरी बैटल जो लड़ी है ना, वो वियतनाम के ख़िलाफ़ लड़ी है 89 वगैरह में, उसके बाद से वो कोई बैटल नहीं लड़े। तो वो इकनॉमिक उनकी फ़ाइट है, बैटल है, और उसी के अंदर वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, इंक्लूडिंग ईरान। ये जो इसमें ईरान में जो बयानात आ रहे हैं, अमेरिका के लिए ये भी वियतनाम साबित होगा ईरान, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ईरान ज़ाहिर बात है कि वियतनाम के अंदर एक बहुत तवील जंग के अंदर उन्हें शिकस्त हुई थी। इसी तरीके से इराक़ के अंदर आप ये देख रहे हैं, मुस्लिम दुनिया के अंदर इराक़ के अंदर इन्होंने जो रजीम चेंज किए कि जी सद्दाम हुसैन डिक्टेटर है। उससे पहले ईरान के ख़िलाफ़ जब इराक़ ईरान जंग हुई थी तो सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया था CIA ने, अमेरिका ने, और उसके बाद वो सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ हो गए। सद्दाम हुसैन को निकला। इस वक्त भी आप देखिए इराक़ के अंदर किस तरह क्योस है। उसके बाद सीरिया के अंदर कूदे, सीरिया के अंदर आप देखें 11 साल का जंगी, और उसके बाद वो क्या हाल है। तो ईरान जो है वो बार बार ये उनको बावर करा रहा है कि आप ईरान जो है, ईरान में आपका डेथ ट्रैप है। ईरान को आप अगर देखें 1979 से पाबंदियाँ, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ ख़त्म है, कोई टेक्नोलॉजी आप नहीं दे सकते कोई, लेकिन सर्वाइव कर रहा है ईरान। देखें ना, जब ईरान की ग्लोबल इकॉनमी में टिकी आपने नहीं रखे, तो ईरान ने पैरेलल अपनी इकॉनमी के रास्ते खोले, और उसी की वजह से वो आज तक सर्वाइव कर रहा है, और बहुत ही प्राइड के साथ सर्वाइव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को जो वो कह रहे हैं कि वियतनाम साबित होगा, इस वक्त ईरान फैसला कुन जंग लड़ रहा है। ये उनके लिए फ़ाइनल बैटल है ईरान के लिए। ईरान नहीं चाहता कि हर 6-7 महीने बाद अमेरिका और इजराइल उस पर हमला करें। अभी जून के अंदर हमला किया था, आपको याद होगा, रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ को मारा था, पॉलिटिकल लीडरशिप को मारा था। उससे पहले कासिम सुलेमानी 2020 के अंदर इराक़ के अंदर उनको ड्रोन अटैक पे वो हलाक किया था। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान ये अब नहीं चाह रहा। क्यों नहीं चाह रहा ईरान? क्योंकि आप मशरिक़ वस्ता को अगर नक्शे पे देखें भाई, तो इज़राइल के साथ एक तरफ लबनान, एक तरफ जो है सीरिया के अंदर जो बशर असद की जो रजीम है, जब वो गिरी है तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? ईरान कर रहा था बशर असद की रजीम को। फिर लबनान के अंदर जो एलिमिनेशन हुई नसरुल्लाह की और दूसरे लीडर्स की, वो इजराइल के हाथों हुई। तो ईरान का जो अस्करी असर रसूख है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस है, वो मिडल ईस्ट के अंदर इराक़ के ज़रिए सीरिया और लबनान, यहाँ पे भी उनके शिया मिलिशियाज थे, और यहाँ पे हिजबुल्लाह थी जो सपोर्ट आपस में है, और इन दोनों मुल्कों के बॉर्डर जो हैं वो इजराइल से मिलते हैं। तो अब हुआ क्या है कि बशर असद रजीम फॉल हो गई है, उसकी जगह एक अल शर्रा इन्होंने वहाँ पे बिठाया है अमेरिका ने, जिसका एक टेररिस्ट बैकग्राउंड है, जो अल नुसरा और अल कायदा के साथ था। 4-5 साल वो जंग में कैद में रहा है अमरीकियों की, और अब वो सूट वूट पहन के, टाई वाई लगा के वो वहाँ पे बैठा हुआ है, और वो ये कहता है कि इजराइल के साथ मैं नॉर्मलाइज़ करूँगा सीरिया के। तो इजराइल को वहाँ पे फेवरेबल जगह मिल गई। अब लेबनान के अंदर उन्होंने एक खूरेजी की हुई है, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं 10 लाख लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए। आज बमबारी की हुई है हिजबुल्लाह की जो इलाके हैं, हिजबुल्लाह के बहाने वो वहाँ पर आना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है मशरिक़ वस्ता में वो कम हुआ। तो ईरान ये समझता है कि अगर वो ये जंग फैसला कुन नहीं बनाएंगे तो हर 6 महीने 8 महीने के बाद
उन पे हमला होगा। और उनका ख्याल ईरान की लीडरशिप का ये है कि ईरान इस पूरी लड़ाई के अंदर काफ़ी तनाव महसूस करता है, जो कि करीब के जो अरब ममालिक हैं वो उनका उस तरह साथ नहीं दे रहे, खलीजी ममालिक। इसी वजह से उन्होंने खलीजी ममालिक को भी इस जंग के अंदर शामिल कर लिया है, जहाँ पर फ़ौजी अड्डे हैं अमेरिका के। और अमेरिका के फ़ौजी अड्डे चाहे वो बहरीन में है, यूएई के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर है, कतर के अंदर है, इन सारी जगहों, इराक़ के अंदर है, इन सारी जगहों पे इज़राइल और अमेरिका का इन्फ्लुएंस इन फ़ौजी अड्डों की वजह से है। और ईरान ने ये कहा है कि हम इन फ़ौजी अड्डों पे इस वजह से निशाना बना रहे हैं कि यहीं से हमारे ख़िलाफ़ अमेरिका जंग लड़ रहा है। तो खलीजी ममालिक की सेल्स पिच क्या थी? खलीजी ममालिक की तो ये थी कि आप यहाँ पे दुनिया भर से यहाँ पर हैं, यहाँ पे सेफ़ रहेंगे। तो वो जो सेफ्टी वॉल ख़त्म हुई है। और दूसरी तरफ ये सैकड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो अमेरिका को दे रहे थे कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें इन खलीजी रियासतों को, तो अब वो स्टेक पे लग गई है। तो मुझे लगता है कि ईरान ये चाहता है कि जब ये जंग ख़त्म हो तो खलीजी ममालिक जो हैं वो इन फ़ौजी अड्डों को बाइस तहफ़्फ़ुज़ न समझें, बाइस परेशानी समझें और इनको ताल्लुक़ को या तो बिल्कुल कमज़ोर कर दें अमेरिका से के ताल्लुक़ को, ये जो फ़ौजी ताल्लुक़ है खलीजी रियासतों को, या फिर ख़त्म कर दें। तो मुझे लगता है कि ईरान मशरिक़ वस्ता में अपनी अस्करी जो इन्फ्लुएंस है उसके कमज़ोरी की वजह से बार बार ये जो अटैक्स हो रहे हैं उसकी वजह से वो समझता है कि ये जंग उनके लिए फ़ैसला कुन है और वो ये जंग आखिरी जंग समझ के लड़ रहे हैं। अवैध साहब, शॉर्ट ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम इस पे बात करेंगे। मेरो नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक हम पो ॿीहर वरी हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक। ईरान जंग ते ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। असां सां सीनियर तजिया निगार अवैस तोइब साहब मौजूद आहिनि। अवैस साहब, मिडिल ईस्ट में अमेरिकन जो अड्डे हैं उस पर बात हो रही थी, तो अब इसकी पूरी सूरत हाल में जैसे यूएई की इकानमी बड़ा नुकसान हुआ है, सऊदी अरब, कतर, तो इस पर क्या आप कहेंगे? पूरी जो है ना इकानमी उनकी डिस्टर्ब हो गई है इन अड्डों की वजह से। इसी पे हमारी बात हो रही थी, इसको आप कंटिन्यू करें। बहुत हाँ बड़ा इनको नुकसान हाँ है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। यूएई आप देख लीजिए, दुबई जो है वहाँ पे मिसाइल दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से, वहाँ पे कारोबार तकरीबन ठप हुआ है। फ़्लाइट्स जो हैं वो या तो बंद हैं या फिर मुअत्तल हुई हैं, सस्पेंड हुई हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि दुबई एयरपोर्ट, आप कभी गए हो दुबई एयरपोर्ट पे, जब आप जाएंगे तो आपको 200 कम से कम कौमियतें नज़र आएंगी उस एयरपोर्ट पे। और अब वो सुना है कि वहाँ पे बिल्कुल एक हू का आलम होता है, सन्नाटा है, कर्फ्यू में जैसे हमारे आप कोविड में जैसे हुआ था। हमने सिंध में बहुत कर्फ्यू देखे हैं ज़िया के ज़माने में, और जब मामलात ख़राब होते थे तो कर्फ्यू का। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो इक़्तिसादी जो मामलात हैं खलीजी रियासतों के, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हुए हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। अब एक प्रोजेक्शन आई है जो वेस्ट से और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये 6 से 8 हफ्ते रही जंग तो -14% यूएई की जीडीपी जो है वो इतना डाउन हो नुकसान जाएगी, होगा, इतना डाउन होगा। इसी तरह कतर, तो और फिर सऊदी अरब का -3%। कहने का मकसद ये है कि ये जो लगता है कि -14, -3, नहीं, ये तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर ये नुकसान है। और उसके बाद मुस्तकबिल के अंदर वो सारे मुआहिदे किधर होंगे? वो मुआहिदे जो इन्होंने किए हुए हैं, अब अंदाज़ा लगाइए कि तेल की प्रोडक्शन बंद हुई है बहुत सारी जगहों पे। पर्शियन गल्फ़ में रास्ता कहाँ से है? रास्ता तो हुर्मुज़ से है, ईरान से है। तो मुझे लगता है कि खलीजी रियासतों के 2 बड़े मामलात होंगे। एक तो ये कि खलीजी, जब ये जंग ख़त्म हो रही होगी तो उनको ईरान के साथ उनके मुस्तक़बिल में ताल्लुकात, अगर ईरान सरवाइव करता है जिस तरह लग रहा है कि वो कर रहा है सरवाइव, तो ईरान के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे? दूसरा, अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे? और अमेरिका की इक़्तिसादी खुशनुदी के लिए वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर देते रहेंगे
या उसमें कमी आएगी। तीसरा ये कि फ़ौजी अड्डे, वो चाहे बहरीन में हो, चाहे यूएई के अंदर हो, चाहे कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर है, वो क्या ख़त्म होंगे या कमज़ोर पड़ेंगे। ये तो बात तय है कि जो मशरिक़ वस्ता के अंदर और ख़लीजी रियासतों में जो अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, उसके अंदर तो फ्रैक्चर्स हो गए हैं, क्रैक्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। हद तो ये है कि जो फ़ौजी अड्डे हैं उनके अंदर क्या किया है, इंटरसेप्टर लगे हुए हैं, मिज़ाइल जो है। तो जब इंटरसेप्टर उसको पकड़ता है तो ईरान ने क्या किया है कि उनके रेडार को निशाना बनाया मिज़ाइल को। तो ऐसा ही है कि एक रोबोट है जिसके पास दोनों हाथों में क्लाशनिकोव है, लेकिन उसकी आंखें फूटी हुई हैं, तो उसको नज़र नहीं आ रहा, तो वो इंटरसेप्टर को नज़र नहीं आ रहा, तो नाकारा बन गए। तो हद तो ये है कि सारे फौजी अड्डों के अंदर सारे रेडार इंटरसेप्टर जब नाकारा हुए हैं, तो अमेरिका ने जनूबी कोरिया से जो थर्ड उनका जो सैटेलाइट का और जो रेडार जो डिफेंस सिस्टम है, उसमें से पार्ट्स निकालना शुरू कर दिए ताकि वो मशरिक़ वस्ता में लाएँ। तो इस वक्त जो अस्करी जो मुबसरीन हैं उनका मानना यह है कि टर्की के अंदर एक बहुत बड़ा फ़ौजी अड्डा है अमेरिका का, जिसके अंदर ये इंटरसेप्टर रेडार काम कर रहे हैं। वहाँ पे ईरान दो वजूहात से निशाना नहीं बना सकता। एक तो ये कि टर्की जो है उसका बहुत हमदर्द है, टर्की है, पाकिस्तान है, जो बाद में बात करेंगे इस पर, कि उनकी बहुत मदद करता है, अखलाक़ी भी, सियासी भी, सफारती भी, और कहीं ना कहीं शायद अस्करी भी। और दूसरा ये कि टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, तो अगर आप नेटो के मेंबर के ख़िलाफ़ कोई करेंगे तो फिर वो 42 कंट्रीज़ जो हैं वो उसका आर्टिकल 5 है जिसके तहत आप उनको दिफा करना होगा। तो फिर ईरान के लिए एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि सबका कैसे, तो टर्की का वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने खलीजी रियासतों की इक़्तिसादी मुस्तक़बिल और उनका जो अस्करी या दिफाई मुस्तक़बिल, जो वो दो किश्तियों में सवार थे, यानी कि यूएई और बहरीन ने तो अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन करके इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ भी अपने कर लिए थे पहली टर्म के अंदर ट्रम्प की, और उसके बाद मोरक्को ने भी किए थे। खैर मोरक्को इस वक्त तो हमारा नहीं है। फिर इजिप्ट और जॉर्डन जो साथ में हैं उसके इज़राइल के साथ, उनके साथ पहले ही सफारती ताल्लुकात हैं। तो लगता ये है कि ईरान जो है वो जो तन तना खड़ा है, वो इस समझता है कि आगे मुस्तक़बिल के अंदर इन खलीजी ममालिक को, इस अरब दुनिया को अपने स्टांस बदलना पड़ेगा, अमेरिका के साथ भी और इज़राइल के साथ भी। अबे साहब, जैसे ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची ने बयान दिया था, अभी जैसे हमले नहीं हुए थे, जनीवा में ये बातचीत हो रही थी, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया कि हमारे मामला फाइनलाइज भी हो गए थे, यूरेनियम में वो हम ज़ीरो लेवल पे लाएंगे। तो ये आखिर ऐसी क्या सिचुएशन बनी, क्या वहाँ पे इनके इंटरेस्ट स्टेक्स हैं इसराइल के, अमेरिका के, ईरान में? तो इस हवाले से बात हो रही थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सकी। तो ये अचानक टॉक्स जो हो रहे थे वो तअत्तुल का शिकार हो गए जी। अभी ये तसलसल से हो रहा है भाई। आप देखिए कि पहले जेनेवा के अंदर जब टॉक्स हुई तो वहाँ पे जवाद ज़रीफ़ थे फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त, और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, और वियना के अंदर। तो वहाँ पे टॉक्स कामयाब हो गई, डील हो गई, और उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता कंडीशंस के साथ इक़्तिसादी पाबंदियाँ ईरान के ख़िलाफ़ वोट जाएंगी। अगर एटम बम बना होता उनको तो वो उधर तो डील पे साइन नहीं करते कि जी हम 13% 11% से नीचे यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो और अली ख़amenei जो आयतुल्लाह अली ख़amenei जो अभी शहीद हुए हैं, उनका एक फतवा था एटम बम ना बनाने का। उसके बावजूद क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप आए, इन्होंने वो डील, न्यूक्लियर डील ख़त्म कर दी एक बार। दूसरा बात, अभी जब ये आए इन्होंने कहा ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स होनी चाहिए। ओमान बीच में आया, 6 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो गए थे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो स्टीव विटकॉफ हैं वो खुसूसी एजेंसी हैं मशरिक़ वस्ता के लिए ट्रम्प के, और जेरेड कुशनर जो हैं उनके दामाद हैं। दोनों इस टॉक्स में थे। ओमान के अंदर 6ठा राउंड ऑफ टॉक्स होने वाला था, तो जून के अंदर आपको याद है कि उन्होंने
इसराइल ने अटैक्स किए और वो ख़त्म हो गई। अभी अभी आप ये देख लीजिए, जब आपने न्यूक्लियर लॉस की बात की है, अभी ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया और रॉयटर्स पे ख़बर थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है और ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे और ये डील हो जाएगी। और उसके अगले रोज़ ही जो है आप 28 फरवरी को आप जो है सुप्रीम लीडर को भी आप शहीद करते हैं, तो वो टॉक्स ख़त्म हो गई। अभी गार्डियन के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ब्रिटेन के, यूके के, उन्होंने उनका बयान छपा है। उन्होंने कहा कि वो भी थे उस टॉक्स के अंदर एज एन ऑब्जर्वर। उन्होंने कहा कि ब्रेक थ्रू होने वाला था। तो जब ब्रेक थ्रू होने वाला था तो इसका मतलब ये है कि आप सिंसियर नहीं हैं, और न्यूक्लियर टॉक जब भी होती हैं तो जैसे ही वो किसी नतीजे पे पहुंचने वाली होती हैं तो आप अटैक करते हैं, चाहे वो इजराइल करे चाहे अमेरिका करे। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से ईरान का जो एतमाद है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि ये बातचीत मुज़ाकरात शुरू करते हैं न्यूक्लियर उसकी वजह से और फिर उसके बाद उसको ख़त्म करते हैं। तो अब ईरान अगर किसी चीज़ पर रजामंद होगा, अगर होगा, खैर उनके बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन एक कंडीशन तो ये है कि आइंदा ऐसी गारंटी हो कि उसके ऊपर ये जो एग्रेसर्स हैं अमेरिका, इजराइल, ये उस पर अटैक नहीं कर सके, जो एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा आगे साहब, ये भी बातें हो रही हैं जैसे अभी सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, इससे पहले कासिम सुलेमानी बड़े बासर वहाँ पे उनकी जी असर रसूख था ईरान में। अभी अली लारेजानी साहब का वो भी शहीद हो गए, इसराइली जो अमेरिकन अटैक्स थे। तो ये सीरियस किस्म की बातें हो रही हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है कि क़यादत को नहीं बचा सकेगा ईरान अपनी? जी ये तो है। और ये मामला जितनी मेरी जो नाक़िस राय में वो ये मामला जब से शुरू हुआ है कि एक इन्फिल्ट्रेशन है मोसाड की और CIA की, और इजरायली एजेंट्स बहुत कहीं ना कहीं सफ़ों में हैं। और जो पिछले जून के अंदर हुआ था, तो उन्होंने जो IT सेक्टर में जो काम कर रहे थे काफ़ी इंडियन नेशनैलिटी के, वो भी उनको भी पकड़ा था, और कुछ अगवान भी थे। इसका मतलब नहीं है कि सारे कोई अगवान वहाँ पे रहते हैं सराय, लेकिन कुछ अगवान और जो IT सेक्टर में काम कर रहे थे। लेकिन जो मुझे लगता है वो ये कि 11 साल की जो सिविल वॉर हुई थी, खाना जंगी हुई थी शाम के अंदर, सीरिया के अंदर, उसमें इज़राइल के जितने भी मिलिशियास थे या मिलिटेंट ग्रुप्स थे, और हिजबुल्ला और इराक़ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, वो सारे वहाँ पे थे। जब आप एक साथ मिलते हैं तो फिर कौन आपको ज्वाइन कर रहा है, कौन आपको छोड़ रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं होता। और शायद इसी वजह से हिजबुल्ला की लीडरशिप एलिमिनेट हुई, उनके पेजर्स एक्सप्लोड हो गए, अगर आपको याद हो कि किस तरह इजराइल ने किया। और इसी तरह ईरान के अंदर जो है वो एक ऐसे अटैक हो रहे हैं कि कहीं घर पे हैं, कहीं ऑफिस में हैं, सुप्रीम लीडर जो है। लेकिन मुझे लगता है एक और भी बात है भाई कि ये सफ़ों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन भी है, जाहिर बात है कि दिहाइयों की जंग है, लेकिन साथ में एक मार्टरडम का या एक शहादत का जो दर्जा है ख़ास तौर पे इस्लामी दुनिया के अंदर, और वो भी शिया उसके अंदर उस पूरी थॉट के अंदर, सियासी जो पॉलिटिकल थॉट है उसके अंदर, कि वो एक डिफाइंस का, एक रेजिस्टेंस का और शहादत का दर्जा ही अलग है। और वो तो जाहिर बात है सारे मुसलमान उस पर मुत्तफ़िक हैं। तो ईरान के अंदर ये शायद मगरबी ताकतें या इजराइल ये भूल रहा है कि जितना वो लोगों को अगर एलिमिनेट करेंगे तो वो शहीद कहलाएंगे। अली ख़ामेनी जो है वो 86 साल की उम्र में वो अमर हो गया। आप बात समझ रहे हैं मेरी? जी हाँ। कि वो कैंसर भी थी उनको 86 साल की उम्र में, तो उनका जो है कहीं छुपने का उनका नहीं था। इसी तरीके अली लारेजानी का कहीं बंकर में रहने का नहीं था, वरना अल-कुद्स रैली में क्यों आते, अल-कुद्स रैली के अंदर अपने आप को एक्सपोज क्यों करते। तो मुझे लगता है कि एक
ईरान की जो लीडरशिप है या ईरान के उसमें एक रेजिस्टेंस और डिफाइंस, जो एक सिंबॉलिक उसकी इम्पोर्टेंस है। आप देख लीजिए ना, अली ख़ामेनी की शहादत के बाद उनके साहबजादे मुंतखब हुए हैं। वो कोई ग्रैंड आयतुल्ला नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे शख्स हैं जिनकी बीवी, जिनके बच्चे, जिनकी वालदा, जिनकी वालिद सारे शहीद हुए हैं। तो उनका जो दर्जा है, अपार्ट फ्रॉम हिज सर्विसेज फॉर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एंड इराक और ईरान की जंग में, तो मुझे लगता है कि वो एक अलग ही लेवल पर वो ये जो सारी जो एलिमिनेशन है उसको देखते हैं। मुझे लगता है कि इस आखिरी और फैसला कुन जंग में ईरान की लीडरशिप समझती है कि इनफरादी शख्सियत उससे खिला तो हो सकता है, चाहे वो लारिजानी हो, चाहे और शख्सियात हों या कासिम सुलेमानी हो, लेकिन उनका सिस्टम जो है वो ये बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, उनका जो डिफेंस का सिस्टम है, उनके एजुकेशन का सिस्टम है, उनकी जो सियासी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। अच्छा अवैध साहब, ये तो आज बातें हो रही थी कि हमारा जो सिस्टम है बड़ा मजबूत है, किसी के शहादत से कोई हमारा जो सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी इस पर हम बात करें, पूरा मिडिल ईस्ट अवैध साहब इस वक्त जो कई सालों से डिस्टर्ब है, ये नई जो जंग शुरू हुई है कितनी आपकी तवील होगी, क्या इस पर आप तज्जिया करेंगे? इसका जो एंड गेम है, बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, एंड गेम क्या हो सकता है? देखिए, जो इज़राइल के अज़ाइम हैं वो तो ये हैं कि मशरिक़ वस्ता का जो नक्शा है उसको रीशेप किया जाए और उसके अंदर एक सुपरमेसी कायम की जाए, और वो गाज़ा के ऊपर जंग मुसल्लत करने के बाद, 2 साल जंग मुसल्लत करने के बाद, बशर असद रजीम के फॉल के बाद शाम और फिर लबनान में एक ऐसी हुकूमत का आना जो हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ है और ईरान की जो इज़राइल की रेजिस्टेंस है उसके भी ख़िलाफ़ है। तो वो समझते हैं कि वो इन जगहों पर अब अपना सियासी और अस्करी इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे और यहाँ पे कुछ टेरिटोरियल गेंस भी करेंगे। शाम नक्शा देखें, शाम के अंदर गोलान हाइट्स हैं जो इलीगल उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, और उस पर शाम की हुकूमत कोई ऐसा प्रोटेस्ट नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ लबनान के अंदर जहाँ पे वो जंग जारी रखें, तो वहाँ पे वो टेरिटोरियल गेन करना चाहते हैं, हिज़्बुल्लाह की मज़ाहमत को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उसके बाद वो ये समझ रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर वो एक सुपर पावर होंगे, एक सुपरमेसी उनकी होगी, और जो जो रेजिस्टेंस ईरान की तरफ से उन्हें मिली है उसको ख़त्म करेंगे। और उसी का मुकाबला मेरे ख़्याल में ईरान ये करना चाह रहा है कि खलिजी रियासतें उनका कोई दोहरापन जो है, डबल स्टैंडर्ड्स वो ना रहें, लाइंस क्लियर हों। अभी तो लाइंस आपको ब्लर नज़र आ रही हैं, धुंधली नज़र आ रही हैं कि क्या होगा। मुझे लगता है कि ये तवील जंग है और ईरान जो है वो ऐसी गारंटी चाह रहा है जिसके लिए एक बहुत बड़ी एफ़र्ट चाहिए कि आइंदा अमेरिका और इज़राइल उस पर अटैक ना करे। खलीजी ममालिक भी उसमें शामिल है, उनके डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खुले हुए हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है इस वक्त जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है। दूसरी तरफ इसी वजह से अब्बास अराक़ची ने शुक्रिया भी अदा किया है। मसूद पेज़ेश्कान ने पिछले जून के तनाज़े के बाद पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर के नारे लगे थे, और वही इतना साथ दिया है पाकिस्तान और टर्की ने, ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने, कि शायद वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जिसमें बहुत आगे जाके ईरान का सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सफ़र है आगे कि किस तरीके से खलीजी रियासतों और अमेरिका जिसके साथ ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और सिविल लीडरशिप की तारीफ बार बार करते हैं, जी। और फिर इंडिया को हतक का निशाना भी बनाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए थे, बहुत इम्पोर्टेंस भी देते हैं। तो उनके साथ एक वो ताल्लुकात काफ़ी
गहरे हुए हैं, वो नज़र आ रहे हैं इस वक्त। एक तरफ खलीजी रियासतें हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। तो इन सब को बैलेंस करना, और ईरान के साथ अलग ताल्लुक़ है, सऊदी अरब के साथ नज़रियाती ताल्लुक़ है, अस्करी ताल्लुक़ है, इनके साथ बरदराना ताल्लुकात हैं खलीजी रियासतों के साथ। मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, वो एक ख़तरे के अंदर हैं। दूसरी तरफ ईरान के साथ बहुत ताल्लुक़ है, उसके पॉलिटिकल सेक्टेरियन 950 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ। तो मुझे लगता है कि एक क्या कहते हैं, एक मुश्किल रास्ता है ईरान पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान अपने कार्ड इस वक्त तक बहुत बेहतर तौर पे खेल रहा है। लेकिन क्या डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो जाएगा और ईरान और अमेरिका की जंग ख़त्म हो जाएगी, ईरान और इजराइल की जंग ख़त्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि ये चंद दिनों का मामला है। इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एग्ज़िट जो है वो बहुत मुश्किल है। उनके मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं अमेरिका में, वो ये नहीं चाहते कि वो एक अधूरी जंग लेके और शिकस्त खुर्दा के तौर पे मिड टर्म पोल्स में जाएं। इज़राइल जो है वो किसी तौर पे भी नहीं चाहता कि ये जंग जो है वो ख़त्म हो और कोई ऐसा मौका मिले कि जिससे अमेरिका के साथ ईरान के ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएं। तो अब मुझे लगता है कि यूरोपीय जो ताकतें हैं, जब उन्होंने अमेरिका का साथ छोड़ा है इस मामले में, तो मुझे लगता है कि शायद जो ग्लोबल इकॉनमी ख़तरे में है और जो पूरा मशरिक़ वस्ता ख़तरे में है, जो खलीजी रियासतें उनका मुस्तक़बिल जो है वो काफ़ी बड़ा सवालिया निशान है। तो उसमें सबके लिए बेहतर ये है कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईरान इस जंग को तूल देना चाहता है, तवील जंग लड़ना चाहता है और इसको एक फैसला कुन जंग बनाना चाहता है। अवैध साहब, आखिरी सवाल, ईरान कौन सी जो इंटरनेशनल कह रहा है कि मुझे गारंटीज चाहिए, किस किस्म की गारंटी चाह रहा है? देखिए, कई उनकी कंडीशंस हैं, ईरान की। वो जो है वो चाहता है कि इस खित्ते के अंदर जो फ़ौजी अड्डे हैं अमेरिका के वो ख़त्म हो, जो उसकी सिक्योरिटी के लिए या इस खित्ते की सिक्योरिटी के लिए ख़तरे का बाइस है, यानी कि अमेरिका के फ़ौजी अड्डे। दूसरी तरफ वो ये चाहता है कि लेबनान के अंदर जो है वो फिलफौज जंगबंदी हो और हिज़्बुल्लाह जो है वो उसको जिस तरीके से लेबनान की हुकूमत ख़त्म करना चाहती है वो ना हो। तीसरा ये कि इज़राइल जो है वो उस पर आगे अटैक कोई ना करे और अमेरिका भी उस पर कोई अटैक ना करे, और साथ में इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म हो ईरान के ऊपर। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने इस तरह तो टेबल पे नहीं रखी कि ये हमारी कंडीशंस हैं। वो इस कंडीशन ये वही फिर मैं बात दोहरा रहा हूँ, ईरान को अमेरिका और इजराइल और मगरबी ताकतें शायद समझ नहीं सकी हैं कि वो यहाँ पे रज़ा पहलवी जैसे पपेट को बिठाना चाहती हैं, जिसके कोई एयरपोर्ट पे आएगा तो 1000 बंदा नहीं होगा उसके लिए। वो ये नहीं समझते कि ईरान की जो डायस्पोरा है, जो शाह के ज़माने में दुनिया के अंदर रह रही है, मगरबी दुनिया के अंदर, क्या उनकी ओपिनियन की बुनियाद पे ईरान के अंदर इनकलाब आ जाएगा? ये भी नहीं मुमकिन है। और ये बार बार साबित हो गया बात कि ईरान के अंदर उन ख़वातीन को जो इस रजीम के अंदर, जो इस सेटअप के अंदर कैद में थी, उन्होंने एक ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि हम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए, लेकिन हम फॉरेन एग्रेसर का साथ नहीं दे सकते। उनका लेजेंडरी फुटबॉल स्ट्राइकर है, उसने कहा कि मैं खुद सोजी पे तरजीह दूंगा पिछले जब कॉन्फ्लिक्ट था, ना कि मैं एग्रेसर का साथ दूं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो सारे सेंटिमेंट्स हैं, वो सेंटिमेंट जो हैं वो उनकी ताकत बन रहे हैं अमेरिका के लिए। उनके अवाम जो है वो रैली कर रहे हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए। ईरान की जो तारीख़ है वो 1979 से नहीं शुरू होती, ईरान की तारीख़ हज़ारों साल है
और ये नहीं समझ रहे कि ईरान के जो लोग हैं वो अपनी तारीख, अपने ये सिविलाइजेशनल रियासत है, अगर आप समझ रहे हैं बात जी को, जी हाँ। कि ये एक सिविलाइजेशनल रियासत समझते हैं, वो मॉडर्न स्टेट के तौर पे नहीं है। तो उनके लिए नौरोज़ भी आप देख लीजिए वही त्यौहार है, उनके लिए शायरी, चाहे वो फिरदौसी हो, शाहनामे आप देख लें, उसके करीब है। हर ईरानी बच्चे, खातून, मर्द, हर सारी क्लर्जी को, जितनी क्लर्जी है उन सबको शायरी फ़लसफ़े का वो है। उन्होंने पुराना अपना जो ताल्लुक़ है तहज़ीब के साथ वो नहीं छोड़ा। अली ख़amenei जो अभी शहीद हुए हैं, वो जनरल ज़िया के ज़माने में लाहौर के अंदर अल्लामा इक़बाल की शायरी की फ़लसफ़े पर एक स्कॉलरली उन्होंने अपना पेपर पढ़ा था, तकरीर की थी। जो इमाम ख़ुमैनी, जो फाउंडिंग फादर इस्लामिक रेवोल्यूशन के, उनका एक पूरा दीवान है, कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। तो ये जो हाफिज़ है, जो फिरदौसी है, जो ये उनके दिल के करीब हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि ये सारे जो हैं सिर्फ मजहबी कोई जनूनी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि मगरबी ताकतों ने ईरान की जो सोशो पॉलिटिकल और कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको अब तक नहीं समझ सके हैं। तो वो शायद उनके आड़े आ रही हैं। और इस वक्त बावजूद इसके कि काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान के अंदर, लोगों के जो इस वक्त हुकूमत है, यह इस्लामिक रिपब्लिक का सिस्टम है, लेकिन वो इस वक्त उनके साथ खड़े हैं। और शायद यही वजह है कि ईरान का जो इस्लामिक रिपब्लिक का ये थियोलॉजिकल जो सेटअप है वो खड़ा हुआ है और इस जंग को फैसला कुन और आखिरी जंग के तौर पे ले रहा है मगरबी ताकतों के खिलाफ। अवैस साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। अवैस साहब की आपने बातें ॿुधी, तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, तफ़सीली जेकी मिडल ईस्ट में जेकी सूरत हाल आहे, क्राइसिस आहे, ईरान जेकी जंग आहे, उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। अवैस साहब जो चवणु आहे त हीअ जेकी ईरान इसराइल अमेरिका जंग आहे उहा तवील आहे, मुख़्तसर अरसे में ही ख़तमु थियण वारी न आहे। वार रूम मां पंहिंजे मेज़बान वहीद राजपर खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।